नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। जुनून सच दिखाने का वो आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष ने गलत आचरण दिखाया, विपक्ष ने हमेशा सही कदम का विरोध किया। देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, नारी, गरीब, युवा, किसान ही जाति है। तो संसद में द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। विपक्ष के नारी विरोधी आचरण से भारी आक्रोश है देश भर में। तो ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। कार्यक्रम महिला स्वावलंबन के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये चीजें दिखती हैं जब सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, उसको उस रूप में आगे बढ़ाया जाता है। ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में कार्य करने वाली आधी आबादी महिलाओं की है। यूपी में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयास का परिणाम है कि आधे से अधिक स्टार्टअप हमारी नारी शक्ति के द्वारा संचालित है। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं को नेतृत्व न मिला हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, डिफेंस और जीवन के टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर एक सेक्टर में आज ये संख्या है। और पहली बार भारत के अंदर आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अब तक भारत की संसद में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। ये संख्या वर्तमान में लगभग 15% है। 78 महिला एमपी वर्तमान की संसद में है, लेकिन इस संख्या को 23 और 50% तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अभिनव जो प्रयास था, उस प्रयास में बैरियर बना है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके। मित्रों, इन दलों के पास अपने पाप के परिमार्जन का एक अवसर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना, यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। इनकी यही युक्ति रहती है और उसके लिए इनके हमेशा से यही प्रयास चल रहे हैं और इसीलिए ये लोग संसद की कार्रवाई में हमेशा बाधक बनते हैं। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके उनके नेतृत्व में देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति,
उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। निकलना है। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य। तो महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद जिस तरीके से आक्रोश में बीजेपी है, उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमलावर नजर आते हैं। और चलिए इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए। अविरल मलिक जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक तिवारी जी आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए हैं और साफ तौर पर यही कहा है कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का है। योगी जी का चेहरा हो चाहे मोदी जी का चेहरा, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात हो, महिलाएं अच्छी तरह समझ गई हैं कि ये दिखावा और छलावा कर रहे हैं। 2023 में महिला बिल पास हुआ और महिला बिल के साथ समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ खड़ी रही, पूरा विपक्ष खड़ा रहा। पूरे विपक्षी पार्टियों ने, सभी ने साथ दिया और महिला बिल पास हुआ। महिलाओं से किसी का, हर कोई चाहता है कि महिला और जल्द से हम तो यहाँ तक कहते हैं कि 539 में ही जो है 543 सीटें जो है 543 में ही आप कर देते, आप उसमें ही आवंटित कर देते। लेकिन आपने परिसीमन की बात करी, जनगणना की बात करी, 2023 में बिल पास कराया, हम भी सहमत हुए। ठीक है, परिसीमन कराइए, जनगणना कराइए, सीटें बढ़ाइए और बढ़ा करके आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल पास हो गया, हम उस बिल के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। 2023 के पास हुए बिल के साथ पूरा का पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां खड़ी हैं, सब साथ खड़ी हैं। आप लाइए, क्या दिक्कत है? 27 में, 26-27 में आपका जनगणना हो रही है, जनगणना हो जाने दीजिए, तब परिसीमन कीजिए। परिसीमन मनमाना करना गलत है। मनमाने तरीके से परिसीमन थोपना 2011 और 2026 में जमीन पर उस आसमान पे का जब अंतर चर्चा है। होती उसका विरोध करना था ना अशोक तिवारी जी, लेकिन इस बिल को लेकर ही आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो विरोध की जड़ है, कहीं ना कहीं लाभ लेने का प्रयास, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अरे समझने का प्रयास कीजिए मैम, ये बिल ही लाया गया था कि 2011 के आधार पर जनगणना कराएंगे और हम तुरंत का तुरंत लागू करेंगे इसको और परिसीमन मनमाना करेंगे। परिसीमन मनमाना करने की छूट कैसे दे सकता है विपक्ष? आप परिसीमन करके अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने अनुसार बनाएंगे, सारे क्षेत्रों का पुनर्गठन करेंगे, वो जनगणना के आधार पर नहीं करेंगे। परिसीमन आज की जनगणना के साथ नहीं होगा। जातीय आरक्षण कैसे मिलेगा? आज जातीय जनगणना की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है, होने दीजिए। हमें महिलाओं से कोई, महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। आज महिलाओं का जितना साथ विपक्ष खड़ा है, कभी भी भाजपा नहीं रही है। ठीक है, अविरल मलिक जी, देखिए सीधा सीधा आप लोग पर भी यही आरोप है कि आप लोग ये जो बिल लेकर आए, क्योंकि 2023 में जब पारित हुआ तब आप लोगों ने आखिर इसकी क्या रूपरेखा है, कैसे, क्यों नहीं तय किया तब तक, आखिर उतने समय में क्या किया गया सत्ता पक्ष की ओर से, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आप लोग जिस तरीके से हमलावर हैं, आगे की क्या रणनीति? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे और पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, आगे हटेंगे नहीं इस मुद्दे से। नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, हम तो पूर्ण रूप से बहन बेटियों के साथ थे, हैं और सदैव रहेंगे। उन्हें किस प्रकार से अधिकार मिल सके, इसकी चिंता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार करती रही है और मैं समझता हूँ सदैव किया जाता रहेगा। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा का, उनके प्रति समर्पण का हमारी सरकार के, तो निश्चित रूप से 100% इस प्रकार से चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो सार्वजनिक है, बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है। और जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, राजनीति का, मैं समझता हूँ ये मुद्दा राजनीति का था ही नहीं, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास और कार्य और राजनीतिक रंग देने का एक तरीके से जो नहीं किया जाना था वो काम ऑपोजिशन के द्वारा किया गया, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हम तो स्पष्ट रूप से डंके की चोट माने प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे
जिससे श्रेय लेना है, ऑपोजिशन को श्रेय लेना है वो ले ले, क्रेडिट लेना है ले ले, कोई समस्या नहीं है। बस होने जनता का भला हो जाए, बहन बेटियों का भला हो जाए, महिलाओं का भला हो जाए। लेकिन इसमें कैसे लाते हैं? जनगणना को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। 2011 को आप लोग आधार मानते हैं, क्या वो सही होता? क्या ये रूपरेखा ब्लूप्रिंट में आप लोगों ने विपक्ष को भरोसे में लिया था? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ऑपोजिशन का, इनकी राय का, इनके सुझावों का, तो इनके राय, इनके सुझाव सर्वोपरि हैं। जो एडवाइस दे रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, उन्हें लिया जा रहा है। उनके आधार पर भविष्य में निश्चित रूप से जो आवश्यक कदम होंगे, नेसेसरी स्टेप्स होंगी, वो उठाई जाएंगी। हम इस चीज का आश्वासन भी दे रहे थे। सुझाव भी मैं समझता पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। जो भी ये सुझाव देना चाहे, जब भी देना चाहे, जिस मुद्दे पे देना चाहे दे सकते हैं। उसके आधार पे इन फ्यूचर काम होगा, एक्शन होगा, एक्शन प्लान बनेगा, उसका एक तरीके से जो रोड मैप है वो बनेगा, डेवलप होगा, उसे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन जो हो रहा था उसमें अवरोध बनना, उसे रुकावट करना, उसकी मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं था। जो एक तरीके से किया गया वो किसी रूप में ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि छीना कुछ नहीं जा रहा था, दिया जा रहा था। महिलाओं को, बहन बेटियों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखित संविधान है, बिल्कुल स्पष्ट है। इक्वालिटी की जो बात करता है वो एक तरीके से इक्वालिटी और इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने का काम बहन बेटियों को, महिलाओं को, नारी शक्ति को पूर्ण रूप से किया जा रहा था। केवल ये उद्देश्य था और एक उम्मीद की किरण जगी थी। जो सामान्य बैकग्राउंड, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं जिनके घर में कोई राजनेता नहीं है या परिवार में कोई नहीं है, तो जो सामान्य बैकग्राउंड से आती हैं, तो उन्हें ये था कि हाँ शायद उम्मीद की किरण एक जगी है, तो उसमें पानी फेरने का काम ये ऑपोजिशन के द्वारा जो कराया गया है, मैं समझता हूँ किसी रूप में ठीक नहीं। ठीक है अशोक तिवारी जी, अब क्योंकि सत्ता पक्ष ने आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, क्या जवाब इसको लेकर आप लोग के पास? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग का महिला विरोधी चेहरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आगे भी हम इस मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसका कर रहेंगे, अभी ना सही तो भविष्य में। अरे मैम, ये तो पास हो चुका है, पास कराने की बनौबत ही नहीं है। 2010 में ये बिल ऑलरेडी पास है। उसमें ये कहा गया है कि 26-27 में गणना की जाएगी और 27 की गणना के आधार पर पूरी रूपरेखा तैयार होगी, परिसीमन होगा। परिसीमन होने के बाद ये 29 में नहीं लागू हो पाएगा, 29 के बाद लागू हो पाएगा। ये बात 2023 में तय हो गई है। अब उसमें क्या चीज तोड़ मोड़ कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं, क्या लफड़ा कर रहे हैं, परिसीमन को अपने हक में करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? परिसीमन 2027 की जनगणना के बाद क्यों नहीं होगा, पहले ही क्यों कराना चाहते हैं? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का, इस पर कैसे हमको समर्थन दे देंगे कि क्या आप परिसीमन पहले ही करा लीजिए। नहीं तो विपक्ष क्या चाहता है? क्योंकि अशोक तिवारी जी वो कह रहे हैं सुझाव के लिए भी तैयार है, सुझावों का भी स्वागत है, दीजिए फिर सुझाव का सुन लेना। सुझाव 2023 में बिल पास हो गया है, 23 के आधार पर काम करें, सीधी सी बात है। 2023 में बिल पास हो गए, 27 में जनगणना के आधार पर किया जाएगा, हम तैयार हैं। उसमें कोई सुझाव लेना चाहते हैं ले लें। 23 के बिल के आधार पर कोई सुझाव लेना चाहते हैं, हमेशा सुझाव देने के लिए तैयार है, खड़ा है देने के लिए। जी मैम, ठीक है। आविरल मलिक जी, जवाब आपका। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय अशोक जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही जो अशोक जी कह रहे हैं, लेकिन देखिए अशोक जी, ये जो साल के लिए विषय लटक गया, ये 2029 से और बहुत ही जल्द एक प्रकार से लाता, तो मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द बहन बेटियों को, महिलाओं को लाभ मिल जाता। लेकिन अब जो प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई, जटिल हो गई, 7-8 साल लंबा समय लगेगा, पेंडिंग मामला हो गया। तो और जहां तक विषय एक तरीके से महिलाओं का, तो देखिए इसमें समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां वहां कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इसमें हमारे साथ थी। जो कांग्रेस में है वो भी हमारे साथ थी, बहन बेटियां, और अन्य राजनीतिक दलों की भी। क्योंकि असल में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये विचार से जुड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि बहन बेटियां सभी राजनीतिक दलों में हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टियों में, तो उसमें भी कह रहा हूँ, उसमें भी हैं। तो सब लोग हमारे साथ थे इस विषय को लेकर। जितनी बहन बेटियां हैं, महिला हैं, शक्ति है देश की। तो मैं समझता हूँ जो इस प्रकार का एक कार्य किया गया ऑपोजिशन के, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनके साथ एक अन्याय हुआ। उन्हें लगा था कि बहुत ही जल्द परिवर्तन आएगा। अशोक जी, मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर जाए डिलिमिटेशन की, तो 600 सीट्स हो जाएंगी, जो एक अनुमान है मोटा मोटा एमएलए की सीट्स।
तो नए लोगों को अवसर। हम तो चाहते हैं सब लोग चुन करके जाएं, एक तरीके से जनता की सेवा करें, सदन में चुन के जाएं, नए लोगों को अवसर मिले, जिसे जनता चाहेगी उसे चुनने का काम करेगी। और जब डिलिमिटेशन होगा तो 850 एमपीज जाएंगे, जो एक अनुमान है मोटा मोटा, तो 850 एमपीज जाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जो अब आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं बड़ी वो पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, चले, माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूँ। इस बीच आपको लिए चलते हैं जहाँ चारधाम यात्रा की शुरुआत, तो गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं, सीएम धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सीएम धामी किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम के देखिए कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह और बेसब्री से इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे, और देखिए वो इंतजार जो है पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं, तो सीएम धामी कर रहे हैं दर्शन पूजन। तो देखिए गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, और अब इस यात्रा को सुगम बनाने की हर संभव तैयारी देखिए जिम्मेदारी रहेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते पुष्कर सिंह धामी की। और देखिए किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि कपाट कब खुलेंगे, और गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। तो बड़ी ही आस्था लोगों की है और श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ वहां पर पहुंचते हैं दर्शन के लिए, चारधाम की यात्रा के लिए। और इसी कड़ी में देखिए शुरुआत क्योंकि हो चुकी है, तो एक बार फिर से जो भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ता हुआ वहां पर नजर आएगा। तो देखिए सीएम धामी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत, तो गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं और इस मौके पर सीएम धामी की ये तस्वीरें पूजा अर्चना करती हुई सामने आई है। तो देखिए कई गणमान्य सदस्य भी यहां पर मौजूद हैं सीएम धामी के साथ, और विधिवत ये शुरुआत कपाट खुलने की और उसके बाद पूजा अर्चना की ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई सीएम धामी की। और अब यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्म शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में
उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के स्थल सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार चर्चा जारी है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही है और महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का बता रही है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वो इसको लेकर आगे भी आप लोग पर हमलावर रहेंगे। आप लोग की आगे की क्या रणनीति? देखिए मैम, स्पष्ट रूप से जनता नासमझ नहीं है। हम स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख रहे हैं चैनल पर और ये बता रहे हैं। अविरल मलिक जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि समय लग जाएगा, आखिर 3 साल 4 साल आगे बढ़ जाएगा। इसकी चिंता अगर उनको थी तो 2023 में ही इस चिंता को रखते। ये कहते 27 में जनगणना के आधार करेंगे तो 29 के बाद हो पाएगा। ये बात तो हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी कि 29 बाद हो पाएगा। ये बात उनको तब भी पता थी, 23 में पता थी। तब उन्होंने मौजूदा जो संसद है इसमें, उसी में क्यों नहीं कर दिया? अपोजिशन तो हमेशा साथ में है महिला आरक्षण के। आप जो 5/4 सीटें हैं उसी में कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी करने में। लेकिन आपने ही परिसीमन की बात रखी, आपने ही सीटें बढ़ाने की बात करी, आपने ही जनगणना की बात करी, आपने ही 29 के बाद लागू करने की सारी बातें आपने करी, हमने सहमति जता दी। अब उस पर कायम रहिए, उस पर कायम क्यों नहीं रह रहे हैं? हड़बड़ी में आकर के, जल्दबाजी में आकर के परिसीमन अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हैं? इस तरह से धोखा क्यों दे रहे हैं देश को, लोकतंत्र को? आपके हिसाब से होगा। आज 2011 में और 26-27 में ठीक है। इस बिल के आड़ में क्या आप लोग अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करना चाहते थे? क्योंकि इसी बात का खतरा विपक्ष को है, इसी बात के चलते उन्होंने विरोध किया। बताइए अविरल जी। जी देखिए, हमारा कोई गलत के रूप में इसमें उद्देश्य था ही नहीं और गलत होने की इसमें गुंजाइश भी नहीं थी। हम तो इसमें क्रेडिट भी नहीं चाहते थे और हमने तो समाजवादी पार्टी की बहुत तारीफ की। हम तो निश्चित रूप से तारीफ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीफ की निश्चित रूप से, और हम सदन में की। धर्मेंद्र यादव जी की पूर्ण रूप से तारीफ की और अखिलेश यादव जी को भी बहुत बेहतरीन नेता और अच्छा मित्र स्पष्ट रूप से बताया। तो हम कोई संकोच इसमें नहीं कर रहे थे, ना करते हैं। ये तो देखिए राजनीति का मुद्दा ही नहीं था। हम सब भारतीय होने के नाते इस पुरुष प्रधान समाज में, जिसमें महिलाओं को राजनीति में पीछे रखा गया, राजनीति में उनका अधिकार सुनिश्चित कैसे हो, इस पे विचार विमर्श और इसे अधिकार दिलाने का विषय था। हम भारतीय होने के नाते ये हमारी जवाबदेही थी। सपा का हो, बसपा का हो, लोकदल का हो, बीजेपी का हो, किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति हो, कि भाई महिलाओं को अधिकार कैसे सुनिश्चित हो। तो इस संबंध में जो हमारा एक, मैं समझता हूँ, जो संकल्प था, इसे केवल पूरा करने वाली बात। बाकी इसमें राजनीति लायक कुछ था ही नहीं। सब भारतीयों को एकजुट होकर के किस तरीके से महिलाओं को उनका अधिकार सुनिश्चित कराया जाए, इसकी चिंता का विषय था। ये एक इंडियन होने के नाते देखिए, हम राष्ट्र सर्वोपरि के आधार पर चलते हैं और सबका वही उद्देश्य है। मैं सोचता हूँ जितने भी देश के नागरिक हैं, जितने भी भारतीय हैं, सबको देश प्यारा है, देश नंबर 1 है। तो सारे लोग मिलकर देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी चिंता करनी जरूरी है। राजनीति तो होती रहती है, 365 दिन राजनीति होती है, सारे राजनीतिक दल हैं। लेकिन जब महिलाओं का विषय है तो महिलाएं सारे राजनीतिक दलों में हैं। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है। जी
ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन आप लोग की मंशा पर अब सवाल क्योंकि उठ रहे हैं और एक कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है कि आप लोगों ने महिलाओं के हित में हो रही बात के आगे कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा दिया है। अब उस छवि को आप लोग कैसे सुधारेंगे? देखिए मैम, देश की महिलाएं कम बुद्धिमान नहीं है, उन्हें कमतर रखना ही गलत है। वो समझ नहीं है, बखूबी समझ नहीं है कि ये करना नहीं चाहते हैं। इनके मन में खोट भाजपा के जब 2023 में बिल पास कर दिया तो उसी बिल के आधार पे आप पास रखिए उसको। ये नई चीजें ला करके जो विपक्ष को धोखा देना चाहते हैं, मनमाने तरीके से परिसीमन करना चाहते हैं, इस बात को क्या महिलाएं नहीं समझती हैं? महिलाएं भी समझती हैं। सामाजिक न्याय का ह्रास होगा। सामाजिक न्याय चाहने वाली महिलाएं कम थोड़ी हैं। सामाजिक न्याय को चाहने वाली महिलाएं आज पिछड़ों में हैं, दलितों में हैं, अगड़ों में भी हैं। जो समाजवादी अगड़े हैं उसमें भी हैं। लोग चाहते हैं बराबरी का अधिकार सबको मिले, सबको हक मिले, सबको समान रूप से अधिकार मिले। आज मनमाने तरीके से भाजपाईकरण न हो, परिसीमन का परिसीमन भी सही तरीके से हो। 2027 में जो परिसीमन होगा उसके आधार पर लागू हो चीजें। ये कौन नहीं चाहता? पूरा देश चाहता है। यही बात तो हम कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कदम कदम पर पीछे कर रही है, कमतर आंक रही है। श्रमिक महिलाओं को उनका हक नहीं दे रही है। आज महिलाओं को आरक्षण का हक नहीं दे रही है। आज तमाम चीजें नहीं दे रही है। ये झूठा आरक्षण। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम देने का ही काम कर रहे थे, कुछ ले नहीं रहे थे। 2023 में जो हमने पास कर दिया बिल को, अब इस तरह परिसीमन के लिए बिल लाना, गलत तरीके से परिसीमन करने की बात करना, ये सरासर बेईमानी है। ये बेईमानी लोकतंत्र में नहीं चलने। चलिए, अब इसको लेकर भविष्य क्या रहता है इसका ये देखना दिलचस्प रहेगा और उसमें आप लोगों की भूमिका क्या रहती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर। अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, गोवा का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, पुणे का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, नागपुर का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद का 41 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, दिल्ली का 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, चंडीगढ़ का 36 डिग्री टेम्परेचर है, अमृतसर का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, श्रीनगर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लखनऊ का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पटना का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गुवाहाटी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोलकाता का 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, भुवनेश्वर का 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हैदराबाद का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बेंगलोर का 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चेन्नई का 34 डिग्री सेल्सियस